इसलिए उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको बचाने का चुनाव है। 4.5 साल और लगभग 5 साल गुजर गए। बताओ क्या विकास हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया, जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? न आय दोगुनी हुई। और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं। न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो? 1800, 2000 पहुंच गई। और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, बैंकें डूब गईं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होंगे, जानते होंगे बैंकें बिक रही हैं। जो बैंकों में पैसा रख रहे थे, थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में भी पैसा रखने पर पैसा नहीं मिल रहा। न जाने कहां ले जा रहे हैं लोग पैसा। और जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए और कोई सड़कों पे नहीं निकल सकता था। हम लोग, आप लोग अपनी नाक और मुंह बंद करके चल रहे थे। अगर कोई था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया तो वो हमारा किसान था। उसने काम नहीं रोका, वो लगातार अपने खेतों पे काम करता रहा। बताओ, सब पाबंदियों के बाद भी हमारा किसान ही मेहनत कर रहा था, किसान ही खेतों में था। सब कुछ बंद था। आपने मजदूर जाते हुए देखे होंगे गांव घर अपने। मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए। इस सरकार ने ना बस दी, ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। सीधे मजदूर अपने घर चले गए और कई मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। अगर उन परिवारों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने उन परिवारों को भी 1-1 लाख रुपए देने करके मदद करने का काम किया था। बताओ, ऐसी सरकार है जो किसान का दुख दर्द नहीं समझ रही, मजदूर का दुख दर्द नहीं समझ रही, हमारे नौजवानों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी
तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। यही कह रहे हैं ना कि नहीं कह रहे हैं? लगता है हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी किसी ठंडे प्रदेश के हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। बताओ, फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकालनी चाहिए कि नहीं निकले? ये गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि पुलिस में और फौज में भर्ती निकलेगी, क्योंकि हमें नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाना है। मैं जिस समय 2017 का चुनाव लड़ रहा था, मैं 2017 का जब चुनाव लड़ रहा था, तो देश के बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने मुझसे पूछा कि इस चुनाव में आप क्या देख रहे हो, कि आप इस चुनाव में नया क्या देख रहे हो? 2017 की बात कर रहा हूं मैंने उस समय कहा कि मैं नए नौजवानों को देख रहा हूं, जो नौजवान हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जो जमाना बदला है उस जमाने से जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जब उस पत्रकार ने पूछा कि आप क्या चीज देख रहे हो चुनाव की रैलियों में, मैंने कहा कि चुनाव की रैलियों में जो मैं देख रहा हूं, वो नौजवान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आज अपने पैरों के पर चलना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और मैं देखता हूं उनका पहनावा कितना बदल गया है, कि जितने नौजवान हैं न जाने कहां से सीख के आए कि नीली जींस पहननी है। मैं अभी सड़क पे देख रहा था, और जाते हुए देखना बुजुर्ग भाइयों, ये नौजवान नीली जींस पहन करके चल रहे हैं। इनका पहनावा बदल गया, इनके हाथ में मोबाइल है, ये दुनिया को समझते हैं, दुनिया की जानकारी रखते हैं। शायद ये 10-15 साल पहले जमाना नहीं था। तो मैंने 2017 में कहा था कि नए लोग देश को बनाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं, और कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप हिसाब किताब लगा लो, जब से आए हैं तब से नौजवानों के भविष्य में अंधकार डालने का काम किया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में नोटबंदी की थी, याद है कि नहीं याद है? और उस समय में भी आया था, उससे हमारी दूसरी प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी। यही लड़ रही थी। मुझे याद है कि उस समय ये चुनाव लड़ रही थी, और मैंने उस समय भी कहा था सभा में कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन काला सफेद होता है। बताओ, रुपया बंद होने से क्या काला बाजारी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताओ, बीजेपी ने यही तो कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बताओ कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जब पुलिस पर 100 नंबर था, जब पुलिस 100 नंबर था, तब तो पुलिस ठीक थी, लेकिन जब से पुलिस का नंबर भी 112 कर दिया, पुलिस को भी पूरा कबाड़ा कर दिया बाबा जी ने। बताओ, कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्षेत्र तो आलू का क्षेत्र है, कोई खेत ऐसा नहीं जिसमें आलू ना रखा जाता हो, है आलू का क्षेत्र के नहीं है। और याद करो, जब सरकार बनी थी इन्हीं बाबा मुख्यमंत्री की,
तो इन्होंने कहा था कि चाहे हमें सरकार से आलू खरीदना पड़े हम आलू खरीदेंगे। बताओ किसी का सरकारी आलू खरीदा गया हो तो बता दो। और हम समाजवादी लोगों ने आलू ले जाकर के मुख्यमंत्री के आवास में फेंक दिया। जिसको भेजा था किसान को वो मुख्यमंत्री का आवास भूल गया, तो न केवल उसने आवास में डाला, वो गवर्नर साहब के यहां भी आलू डाल के आ गया था। उसे दिखाई दिया कि ये बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, शायद यही मुख्यमंत्री रहते होंगे। आलू वहां भी फेंक दिया, और इसलिए फेंक करके आए थे कि कम से कम मुख्यमंत्री समझ लें कि आलू का किसान, हमारा काश्तकार, हमारा कारोबार करने वाले की ये सरकार सुध ले। लेकिन अभी भी आलू को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं कर पाई। मुझे बताया मंच पे कि बीजेपी के आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई कारखाना लगाएंगे, हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे, वो ये कह रहे थे कि पोटैटो का प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। हमें तो लगता है इस क्षेत्र में तो लगाए ना, बीजेपी वालों ने अपने घर में प्रोसेसिंग प्लांट लगा लिया है। इसलिए जब कभी आलू सड़े तो ट्रैक्टर में भरना और उनके घर पे भेज देना जाकर के। ये क्षेत्र से लेकर के कन्नौज और फर्रुखाबाद वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आलू अगर कहीं पैदा होता है तो आपके क्षेत्र से लेकर के कन्नौज और कानपुर देहात तक पैदा होता है। चाहे वो फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, आपका एतमादपुर हो, या आपके इस इलाके का जो आलू है सबसे अच्छा आलू माना जाता है। खंदौली का सबसे अच्छा आलू माना जाता है, फिरोजाबाद का अच्छा आलू माना जाता है। और न केवल खंदौली के आलू का परिचय केवल यहां नहीं है, देश में हर जगह आलू यहीं का पहुंचता है और लोगों के बीच में यही खाने को मिलता है। इसलिए मैं आपको कहकर के जा रहा हूं किसान भाइयों, चाहे हमें आपके सिंचाई की बिजली फ्री करनी पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली आपकी फ्री होगी, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। सिंचाई पहले भी फ्री थी, सिंचाई की बिजली फिर फ्री होगी, और घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और आलू को लेकर के हम पिछली बार तो नहीं कर पाए थे। रुक जाओ भाई, अच्छी बात बताऊंगा। मैं पिछली बार आलू को लेकर के मैं एक बहुत बड़ा कारखाना लगाने जा रहा था, लेकिन समय कम था, और जब तक हम लगाने के लिए तैयार हुए तब तक हम लोगों को मौका नहीं मिला, सरकार चली गई। इधर मैंने देखा है कि शराब पीने से लोग मर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में मरे थे, कुछ दिन पहले लखनऊ में भी मरे थे, कुछ दिन पहले अलीगढ़ में मरे थे। और अलीगढ़ में तो ऐसे भी जान चली गई कि जो खराब वाली लाते थे शराब, वो कहीं नहर में फेंक के चले गए। जो दूसरे आए उनने पी ली तो वो उनकी भी जान चली गई। इस फतेहाबाद में भी लोगों की जान गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के लोग इसका न जाने क्या क्या निकालेंगे मतलब, और मतलब न जाने क्या निकालें। लेकिन जब मैंने जानकारी की थी, इधर हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि पहले वोडका का जो मार्केट शेयर था वो 2% है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है। इसलिए, और ये बात कागज पे है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कल अगर पत्रकार लोग बहस करें तो ये बात दिखाएं और बताएं, जनता को सुनाएं, अपने टीवी के माध्यम से जानकारी दें कि जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया है मार्केट में। इसलिए
जहां प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, चाहे कुछ भी प्रोसेसिंग बनती है, चिप्स बनाना हो और चीजें बनानी हो, पाउडर बनाना हो, उसके लिए अगर कोई कारखाना लगाने आएगा तो हमें अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर के भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। लेकिन अपने किसानों का आलू उनको कीमत दिलाने के लिए हमें कोई भी सरकार से फैसला लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और बड़ा कारखाना इसी इलाके में लगा करके कम से कम इस आलू की कीमत दिला सकें। लेकिन इस पे बहस हो जाएगी, इसलिए ये बड़ा सवाल है। उसमें स्टोरेज की जरूरत नहीं है, अगर आलू सड़ भी जाएगा तब भी काम आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रोसेसिंग के लिए 100-200 करोड़ का सब्सिडी देनी पड़े हम देंगे। अगर कोई दूसरी तरह की चीज बनाना चाहेगा, क्योंकि इधर बाजार वोडका का बढ़ गया है, हमारे शायद किसान भाई वोडका नहीं समझ पा रहे होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, या हम दूसरी तरीके से बोलें, वो शाम वाली तवा। इसलिए अगर उसका भी कारखाना लगाना पड़ा, हालांकि बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आलू और हमें किसान की चिंता है, और बाजार में अगर कोई चीज उपलब्ध हो रही है तो उसके लिए समाजवादी लोग सरकार बनने पर चाहे हमें 100 करोड़ की 200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़े, हम इस इलाके में कारखाना लगाने का काम करेंगे। और ये बात याद रखिए, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। और जब जब समाजवादियों की सरकार आई है, हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और ये आगरा वाले जानते होंगे कि जो मेट्रो बन रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से शहर में मेट्रो बन रही है। केवल एक शहर में नहीं, लखनऊ में, कानपुर में जो मेट्रो बनी समाजवादियों की है। ये एक्सप्रेस वे तो पुरानी सरकार बना रही थी, लेकिन उद्घाटन हम ही लोगों ने किया। और इसके आगे वाली जो सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। और पहली बार सड़क पर अगर हवाई जहाज किसी ने उतारे, पहले यहां उतरवाया, फिर वहां पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। बताओ हवाई जहाज उतारे कि नहीं उतारे? और आगे की सड़क अगर समाजवादियों ने न बनाई होती तो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। वो समाजवादियों की देन थी, जिसकी वजह से ऐसी सड़क बनी। अगर कोई लड़ाकू विमान भी उतारना चाहेगा तो सड़क पर लड़ाकू विमान उतारने का काम करेंगे। इधर मैंने देखा है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौजवानों से वोट लेने के लिए स्मार्टफोन बांट रहे हैं। अरे हमारे नौजवानों, बताओ तुम्हें किसी को स्मार्टफोन मिला? लखनऊ में पता नहीं किसको बांट दिया इन्होंने, लैपटॉप भी बांटा, पता नहीं किसको दे दिया। टैबलेट बांटते रहे 4.5 साल, पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे। और क्यों नहीं दे रहे बाबा मुख्यमंत्री? क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल चला लेते हैं? हमारे नौजवान तो सब चला लेते हैं। ये नई पीढ़ी है, और ये नई पीढ़ी ऐसी है, मोबाइल से ही सामान मंगा ले रही, मोबाइल से ही खाना मंगा ले रही है। बताओ मोबाइल से खाना आ रहा है कि नहीं आता है? पैसे देना चाहो पैसे दे दो, और टैक्सी भी मोबाइल से आ जा रही है, मोबाइल से टैक्सी आ रही है। और इधर मैंने देखा अमेरिका की एक कंपनी मोबाइल से, बताओ, कंडे बेच रही थी। यहां पे भी तो गोबर के कंडे ही बनते होंगे, और क्या बनता होगा। तो सोचो, अमेरिका की कंपनी हमारे कंडे खरीद करके कंडे बेच रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जो बदलाव हुआ है, इधर जो टेक्नोलॉजी आई है, इससे
बड़े पैमाने पे नौजवानों को रोजगार मिल सकते हैं। इसलिए अगर हमें आईटी के सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में अगर नौजवानों को अच्छी वेतन वाली नौकरी देनी पड़े, रोजगार देना पड़े, उसके लिए 22 लाख भी रोजगार देने का काम समाजवादी लोग 5 साल में करके दिखाएंगे। क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी बदल गई। ये बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे? स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे हैं। बताओ, बात कर रहे हैं मोबाइल की और सांड तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके यहां भी हैं सांड के नहीं हैं? और खेतों में तार है कि नहीं है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव समाजवादी आरएलडी साइकिल हैंडपंप का है। यहां पर साइकिल चुनाव लड़ रही है, इसलिए हैंडपंप वालों खूब हैंडपंप चलाइए और साइकिल को दौड़ाइए। बताओ, साइकिल को दौड़ाओगे कि नहीं दौड़ाओगे? ये तो हमें आखिरी वक्त पे प्रोफेसर मिल गए जिन्हें हमने चुनाव लड़ा दिया। एक आए थे प्रोफेसर टिकट मांगने, एक दूसरे प्रोफेसर आए थे टिकट मांगने। वो गणित के प्रोफेसर थे, हिसाब किताब लगा के हमें छोड़ के चले गए। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लगाया, हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ लाए, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं। और ये अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम ऐसे लगाने का काम करेंगे। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है? शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। इसलिए अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है? क्या बता रहे हो तुम? नौजवान, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो, एक मिनट, तुम्हारे बात की तुम्हारी बात है। ये जो नौजवान का दुख है, ये सच में ईमानदारी से दुखी है ये, और ये भर्ती नहीं निकली है। इसीलिए मैंने कहा, नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे हैं, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली, इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से, हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमें फौज के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी हम देंगे, और फौज से कहेंगे कि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कोरोना में जो उम्र की वजह से बहुत सारे लोग भर्ती नहीं दे सकते हैं, अगर कोरोना की वजह से हमें छूट देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में हम छूट देने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बन सके। इसलिए बताओ साथियों, आगरा में तो जीत रहे हैं बहुत सारी सीटें,
हम लोग आगरा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं पहली बार, और हम और जयंत चौधरी जी लगातार घूमे हैं मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, नोएडा में। और बताओ, नोएडा में तो किसी ने खुशी में एक वो पटाखा चला दिया, उसी पे एफआईआर हो गई हम पे और जयंत चौधरी जी पे। अरे भाई, खुशी में कौन नहीं पटाखा चलाता बताओ? हमें क्या पता था कि पटाखा भी पाबंदी में है, तो बताओ वहां भी लग गया हम लोगों पे एफआईआर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। बताओ, हवा खराब है कि नहीं है? अभी कल गया था मैं अलीगढ़, मैं अलीगढ़ वालों से निवेदन करके आया हूं, और हमने निवेदन ये किया है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद करके ताला लगाना चाहती है। तो कम से कम ऐसा ताला बना दो जिसकी चाबी ना हो, एक बार ताला लगा देते। बताओ, इन्हें हराओगे कि नहीं हराओगे? ये हमारे असली प्रोफेसर हैं, ये असली प्रोफेसर हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो किसी का है, वो तो प्रत्याशी हैं, लेकिन बताओ चुनाव सरकार बनाने का हमारा है कि नहीं है? एक तो बाबा मुख्यमंत्री हैं, न स्मार्टफोन चला पाते, न टैबलेट चला पाते, न लैपटॉप चला पाते। अच्छा, उनके लिए लिखता भी कोई और है, पोस्ट भी कोई और करता है। तो बताओ, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने लैपटॉप बांटा था, उस पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हमारी सरकार में जिसके घर में भी लैपटॉप गया होगा, आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। ये सड़कों पे जो एम्बुलेंस चल रही है, वो बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? जो 100 नंबर 112 हो गई, वो इसलिए था कि गरीब का कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा हो जाए, जानवर को लेकर झगड़ा हो जाए, पानी की निकासी को लेकर झगड़ा हो जाए, तो हमारे गरीब को थाने ना भागना पड़े, वहीं फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था। बताओ, आज सड़कों पे वही गाड़ियां दिख रही कि नहीं दिख रही? और बाबा जी ने गाड़ियों के टायर भी नहीं बदलवाए, जो घिस गए टायर उनको भी नहीं बदलवा पाए। और हम चले जाएं तो पुलिस के लोगों से पूछना, बताओ पुलिस को सबसे ज्यादा प्रमोशन किस पार्टी ने दिए थे, बता दो आप। परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की हवा चल रही है, पहले चरण में ही सरकार के आंख और कान खुल जाएंगे। जिस सरकार ने अभी तक आंखें और कान बंद कर रखे थे, पहले चरण से ही सरकार की आंख और कान खुल जाएंगे, क्योंकि किसान से लेकर के नौजवान इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां के किसानों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया है। यहां जितने किसान भाई हैं और जितने हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, सब किसान परिवार से जुड़े लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो खेत ना हो, खेती ना करता हो। और खेती के साथ साथ ये नौजवान भी उन्हीं परिवारों के लोग हैं। इन्होंने देखा कि किस तरीके से खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, खेती बर्बाद हो चुकी है। और जो सरकार ये कह रही थी कि आय दोगुनी होगी, बताओ कहीं किसी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने हो गए तो बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? नहीं लगता किसी को खाद मिली होगी।
और खाद अगर मिल भी गई होगी तो आपने देखा होगा बोरी में से खाद की चोरी हो गई। कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है। ये जो बोरी की चोरी है ये कहां से बीजेपी ने सीखी है। यहां पर जितने लोग होंगे उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में पार्ले जी बिस्किट खाया होगा या पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। यहां ये बुजुर्ग लोग हैं, जब आपके जमाने में पैकेट मिलता था तो कितना बड़ा पैकेट था। जब पहले पार्ले जी का पैकेट मिलता था बहुत बड़ा पैकेट होता था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उसमें से बिस्किट कम होते चले गए। महंगाई बढ़ती चली गई, बिस्किट कम होते चले गए और आज भी जो पैकेट मिल रहा है कीमत वही है, लेकिन उसके अंदर बिस्किट उतने नहीं हैं। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरी की चोरी अगर कहीं से सीखी है तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीखी है। अभी इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अभी हमारे और आपके योगी बाबा मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं क्यों गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज से जब सर्दी ठंडा करना होता है फ्रिज में, तो फ्रिज ठंडाई तभी करती है जब उसके अंदर कंप्रेसर सही चलता है। जो लोग फ्रिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज तभी ठंडा करती है जब उसका कंप्रेसर ठीक चलता है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? और समाजवादियों ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। ये गर्मी निकालने वालों के लिए हम और नौजवानों के लिए हम कह के जा रहे हैं कि फौज की पुलिस की भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने बहुत नए नए फैसले लिए हैं। इधर जब भी बिजली का बिल आता होगा तो करंट लगता होगा बिल देख करके। हमारे तमाम किसान भाई और गांव में रहने वाले लोगों का न जाने कितनी मीटर की शिकायत रही और पैसे वसूलने के लिए सरकार ने न जाने कितनों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और आज भी सरकार सबसे महंगी बिजली दे रही है और इस सरकार ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर एक भी बिजली का कारखाना कहीं लगा हो तो बता दो। कहीं बिजली का कारखाना नहीं लगाया। लेकिन बताओ हमें और आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ रहा है? लगातार बिल देना पड़ रहा है, बढ़ चढ़ करके बिल देना पड़ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जैसा नेताजी ने सिंचाई माफ की थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए भी बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसान भाइयों को। और जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि बिजली फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि 4.5 साल जो पैसा वसूला है, बताओ वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस बार
जनता के गुस्सा के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। ये जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रांसफार्मर नहीं बचा पाएगी। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हम लोगों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, तो अब ये बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन बांट रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि करहल और मैनपुरी में किसी को बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप या टैबलेट दी होगी, और ना स्मार्टफोन दिया। और सोचा करो क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। और समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आज भी गांव में चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। और जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसे ही वो बना रहे हैं कि ऑन करो तो उनकी फोटो दिखाई दे। समाजवादी सरकार आएगी तो उनका मोबाइल से जो फोटो आता है वो भी निकालने का काम कर देंगे। और पहले की तरह बच्चे जो आगे की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं उनको लैपटॉप देकर के दुनिया से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि इस समय नई नई नौकरियों की जरूरत है, नए नए रोजगारों के अवसर मिलें, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक बदल गई है और जिस तरीके से काम करने का तरीका बदल गया है, जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, नए नए कोर्स आ गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर 14 लाख लैपटॉप बांट सकते हैं तो उसी क्षेत्र में आईटी के सेक्टर में अगर 22 लाख भी नौकरी नौजवानों को देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में उन नौजवानों को अच्छी नौकरी, लैपटॉप चलाने वाली या आज के समय पर जो नौकरियां मिलती वो देने का काम करेंगे। इधर बहुत पार्टी ने फैसला लिया है। ये जो कर्मचारी संघ के लोग हैं, समय समय पे हम लोगों को सभाओं में मिलते थे और सभाओं में कहते थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। यहां भी तमाम नेता बैठे हैं जो उनके संगठन के लोगों से मिलते थे और संगठन के लोगों की यही मांग होती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कोई सरकार नहीं की। इस बार हम लोगों ने कर्मचारी संघ के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठे और उनके साथ राय बनाई, और जो फाइनेंस और वित्त के जानकार लोग हैं, जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, उनको साथ ला करके, और जो उस विभाग में पुराने अधिकारियों ने जिन्होंने काम किया है उनसे बात को समझ करके समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और जब पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तुलना कर रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है कि पुरानी पेंशन है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो नई पेंशन नहीं चाहते, पुरानी पेंशन चाहते हैं। इसलिए सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम होगा। कोरोना के समय पर, कोरोना और बीमारी के समय पर सब कुछ बंद हो गया। बाजार बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, और हमें और आपको भी घरों में रहना पड़ा। अगर उस समय कोई काम कर रहा था तो वो हमारे किसान थे जो खेतों पे जाकर के उन्होंने काम किया। और किसानों की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया। उन्होंने कोरोना के समय में भी मेहनत करने का काम किया। इसलिए कोरोना के समय पर अगर कोई मदद कर रहा था तो वो आपकी एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस उस समय भी चल रही थी। इन बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब की, एम्बुलेंस नई दी गरीबों को।
आज भी जो एम्बुलेंस सड़कों पे चल रही हैं, तो बताओ ये समाजवादियों की हैं कि नहीं हैं? और इसी तरीके से पुलिस के लिए, ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थानों पे पैसा नहीं होता था। अगर किसी चोर या अपराधी या घटना करके जो भाग रहे होते थे, उनको पकड़ने के लिए आपसे पैसे वसूलती थी पुलिस, और जब पैसा मिल जाता था तभी उनकी गाड़ी चलती थी। कोई विभाग के पास बजट नहीं था डीजल और पेट्रोल का। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनेगी जो दुनिया की व्यवस्था है। इसलिए न्यूयॉर्क, अमेरिका की सबसे बड़ा शहर, न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती है उसके लिए यहां से अधिकारी भेजे गए थे, जो इस विभाग के अच्छे अधिकारी उनको भेजने का काम किया। वहां वो देख करके समझ करके आए, और उसके बाद प्रोफेसर वेंकट थे, उनको साथ लेकर के आए, और उनके राय मशवरे पर ये पुलिस को 100 नंबर देने का काम हुआ। और जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया इसको, और पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी कि अगर कहीं घटना हो जाए तो 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 किया है, तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया। 100 से 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया। पहले पुलिस ठीक थी, लेकिन 112 नंबर पाके पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। आने वाले समय में अगर कानून व्यवस्था को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और गाड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो हम समाजवादी लोग गाड़ियों को बढ़ा करके सुरक्षा और कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो उस दिशा में काम करेंगे। ये तमाम काम समाजवादियों ने किए हैं और करके दिखाए हैं। पहले 500 रुपए मिलते थे समाजवादी पेंशन में माता बहनों को, हमारी गरीब माताओं को 500 रुपए मिला करते थे। लेकिन इधर जब से महंगाई बढ़ी है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 500 नहीं बल्कि 3 गुना करके उन्हें पेंशन 1500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये तमाम काम और तमाम योजनाएं हम आपके बीच में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार बने। जो पहले चरण का चुनाव है, हालांकि आपका तीसरे चरण का चुनाव है, जो पहले चरण से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव दूसरी दिशा में ले जाएं, लेकिन अभी जागरूक जनता है। जागरूक जनता अभी भी चुनाव को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहती है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है, और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहां से शुरुआत हो रही है, पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा, और करेल आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये करेल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक हार होने जा रही है। बताओ, उन्हें ऐतिहासिक हार हराओगे कि नहीं हराओगे? अभी तक तो मंच पे लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं, प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो करेल से हारे, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं ये करेल विधानसभा
ये करहेल विधानसभा नेताजी के क्षेत्र की विधानसभा है। नेताजी की क्षेत्र की विधानसभा है और कभी भी ये विधानसभा पीछे नहीं रही है वोटों के मामले में। अपनी पार्टी को न जाने कितनी बार यहां की जनता ने जिताने का काम किया है। यहां बहुत सारे विधायक बैठे जो जीते हैं। ये लगातार समाजवादियों के साथ रही है। यहां की जनता ने हमेशा समर्थन किया है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारा है बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का बचाने का चुनाव है। बताओ इस चुनाव से लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इसलिए बचाना जरूरी है कि संविधान हमें अधिकार और संविधान हमें सम्मान देता है। ये इस क्षेत्र की जनता से कोई आज का रिश्ता नहीं है समाजवादियों का। इस क्षेत्र की जनता से नेताजी का जाने कितना पुराना रिश्ता है। इस क्षेत्र से नेताजी का कुश्ती के जमाने का रिश्ता है। कुश्ती और दंगल के जमाने का रिश्ता है। और जैसा कि अभी मंच पे कहा कि जब नेताजी को चुनाव लड़ना था, तो सुभाष यादव जी के परिवार ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। नथु सिंह जी ने सीट छोड़ करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। और आज जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि योगी से पहले चुनाव लड़ना चाहता हूं। योगी जी का चुनाव जाने कब होगा, लेकिन उनसे पहले हमारा वोट पड़ जाए इसलिए करहेल में आए हैं। मैं आभारी हूं, और न केवल मैं आभारी हूं, पूरी समाजवादी पार्टी आभारी और धन्यवाद देती है सोवरन सिंह यादव जी का कि जिन्होंने अपनी सीट को देने का काम किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लोग ये मानते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दान से भी बड़ा अगर कुछ होता है तो वो त्याग होता है। अगर त्याग किसी ने किया है तो आपके विधायक सोवरन सिंह यादव जी ने त्याग कर करके हमें मौका दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सुभाष यादव जी का सम्मान करना हो, सोवरन सिंह जी का सम्मान करना हो, समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार बनने पर उनका सम्मान करने का काम नहीं होगा। आज मुझे खुशी है कि देवेश साकी जी भी आज समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं और बड़े संख्या में आज समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। सरिता साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। रमा साकी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। मैं तमाम करहेल और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये भरोसा दिला सकता हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ये हम लोग आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी न जाने कौन सा प्रचार करने लगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार करेगी, कोई भी साजिश करेगी, कोई भी षड्यंत्र करेगी। और यहां की जनता ने देखा है कि बड़ी बड़ी साजिशों का, बड़े बड़े षड्यंत्रों का मुकाबला किया है। याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जगह 3-3 बार वोट डलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसी लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में थी, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई लोगों को 3-3 बार वोट डालना पड़ा था। कांग्रेस वाले ये सोचते थे
कि मैनपुरी में अगर बार बार चुनाव को रोका जाएगा, थोड़ा दबाव बनाया जाएगा और थोड़ी बहुत सख्ती की जाएगी, तो हो सकता है कि जनता घबरा जाए, जनता अपना मन बदल ले। लेकिन मैनपुरी की जनता कितना भी दबाव बना रहा हो, कोई भी साजिश रही हो, लेकिन मैनपुरी की जनता ने उस लोकसभा का चुनाव भी समाजवादियों को जिताने का काम किया। मेरा सौभाग्य है इस बात का कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं अभी लोकसभा का सांसद हूं। आजमगढ़ के लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से करहेल सैफई को अपना घर माना है, उसी तरीके से आजमगढ़ के लोगों को कभी हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने नेताजी को भी जिताया, समाजवादी पार्टी को भी जिताया। जब मैं उसके बीच नहीं पहुंच पाया, उसके बावजूद भी हमें जिताने का काम किया। इसलिए जैसा हमारे लिए सैफई, वैसा ही करहेल और वैसा ही आजमगढ़ का विकास करने का काम हम लोग सरकार में करेंगे। एक दिन मैंने सुना कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया, ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, कभी एक्सप्रेसवे पे आना और जरा करहेल कट देखना, जहां पर करहेल के कट से उतरते हैं वहां देख लेना। दिन में दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन अगर रात में आ गए तो हो सकता है आपको लगे कि कहीं हम विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। एक जमाना था, इस सड़क को हमने भी देखा कैसी सड़क थी। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, ये तो नए लोग भी जानते होंगे। 4-5 साल पहले यहां सड़क नहीं थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितने कम समय में सड़क बन सकती थी। जब मैं इस सड़क को बनाना चाहता था, बहुत सारे लोग कहते थे ये सड़क नहीं बन पाएगी। बहुत से लोग कहते थे इतना पैसा आएगा कहां से। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और जिस समय शिलान्यास कराया था, तो जब शिलान्यास के लिए नेताजी को बुलाया गया, और जैसा कि आप लोग जानते हो नेताजी की आदत है, जब शिलान्यास करने के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने उद्घाटन की तारीख पूछा कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी। तो जब उद्घाटन की तारीख बताई अधिकारियों ने और मैंने जब तारीख बताई, तो उन्होंने कहा ये तो 17 में ही चुनाव हो जाएगा, और अगर 18 में सड़क बनाओगे तो बताओ उद्घाटन कौन करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही काम को हाथ लगाता हूं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन की तारीख हमें सामने बताई जाए। तो उस समय नेताजी से पूछा कि बताओ कितने दिन में सड़क बनेगी, कितने दिन में सड़क बना दें। तो नेताजी ने कहा कि ये सड़क अगर मैं शिलान्यास कर रहा हूं तो इस सड़क का उद्घाटन भी मैं ही करूं। तो जब मैंने दिन गिने तो ये सड़क 3 साल में बननी थी, लेकिन नेताजी ने कहा कि कम समय बनाओ, तो 22 महीने में ये सड़क बना करके तैयार कर दी। और याद होगा जिस समय ये सड़क बनाई और उद्घाटन हुआ, तो एयरफोर्स के बड़े बड़े हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान है, उनको सड़क पर उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। वो सुकोई और वो मिराज इसी सड़क पर उतरे थे। पहली बार कोई हाईवे बना था जहां पर हवाई जहाज उतर सकते थे, और सबसे भारी हवाई जहाज है वो हरकुलिस, वो भी इसी सड़क पर उतरा था। केवल आगरा से लखनऊ नहीं बनाई ये सड़क। मुझे याद है जब नेताजी का जन्मदिन था, उसी दिन इस सड़क को उद्घाटन करने का काम किया। और आप पूरा देश घूम के आ जाओ, पूरे देश में देखाओ, आपको करहेल वाली ये एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई देगा जैसा ये एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है। हमसे किसी ने मंडी नहीं मांगी थी। यहां जितने लोग नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, किसी ने मंडी नहीं मांगी थी। लेकिन समय समय पर सोबरन सिंह जी विधायक थे या सांसद थे, किसानों के लिए कुछ मांगते थे। मैंने कहा नेताजी का क्षेत्र है,
मैनपुरी में सबसे बड़ी मंडी बनेगी और वो मंडी बनना शुरू हो गई थी एक्सप्रेसवे के किनारे। जैसे ही सरकार गई, आपके मंडी का काम वैसे ही रुक गया, आगे काम नहीं बढ़ पाया। इधर सड़क के किनारे जो ढाबे बनते थे, जो पुरानी सड़क पे आपने देखे होंगे, कोई ढाबा 6 महीना चलता है, कोई 1 साल चलता है, कोई चलता ही नहीं है क्योंकि जमीन इतनी महंगी होती है, ढाबा नहीं चला पाते हैं। हमने कहा ये एक्सप्रेसवे नई तरह का है, इसके किनारे ऐसी चीजें बने कि अगर कोई यात्री आने जाने वाला हो, अगर वो उतर करके चाय पीना चाहे, खाना खाना चाहे या अपनी पसंद की कोई और चीज खाना चाहे तो वो भी मिल जाए। तो आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे के किनारे 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं जिसमें हर तरह का खाना मिल जाता है। ये भी सरकारी है, हमने किसी को नहीं दिया था, हम सरकार का सरकार के रूप में चलाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, इन्होंने वो भी बेच दिया। जाने किसको दे दिया? आप आगरा से लखनऊ चले जाओ, आगरा से लखनऊ चले जाओ, इस सड़क पर नेताजी और हमारा आप नाम कहीं नहीं देखोगे सड़क पर। आप बताओ कहीं नाम लिखा हो हमारा और नेताजी का तो बता दो सड़क पर। आगरा से लेकर के लखनऊ चले जाएं आप, कहीं नेताजी और हमारा नाम नहीं लिखा है। लेकिन जैसे ही सरकार चली गई, जहां पर लोग उतर कर के सूसू करने जाते हैं, वहां बीजेपी के लोगों ने अपना नाम लिखा लिया। बताओ कहीं एक्सप्रेसवे पे नाम हमारा लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ। जहां पर वो शौचालय है, बीजेपी का सबसे मनपसंद काम अगर कोई है तो वो शौचालय बनाने वाला है। और ऐसे शौचालय बनाए जिसमें एक भी अभी पानी नहीं मिल रहा है। बताओ बिना पानी के शौचालय कैसे जाओगे? और जब मैं ये सड़क के किनारे शौचालय बना रहा था बड़े बड़े, तो एक इंजीनियर आए, बोले कि इतना बड़ा शौचालय क्यों बना रहे हो? 2-4 बना दो, उतने में ही सब लोग कर लेंगे। मैंने कहा अगर 2 बसें भर के आ जाएं तो बताओ शौचालय कैसे करेंगे सब? बस भर के भी आए तो 5 और 10 मिनट लगेगा, सब शौचालय जा सकते हैं। ऐसा शौचालय बनाने का काम किया। और हमारी माँ बेटी बहनें कहीं जा नहीं सकती थीं, उनके लिए भी सबसे अच्छे शौचालय बनाने का काम किया। ये तो शुरुआती दौर था जहां विकास की गति हम लोग दे रहे थे, क्योंकि नेताजी ने यहां से लेकर के हम लोगों को यहां तक लाए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सिद्धांत, जो मुद्दे, जो विरासत में हम लोगों को मिला है, हमारी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष, जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जिन कार्यक्रमों को लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चल रहे थे, जिनके कार्यक्रमों पर नेताजी चल रहे हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे हैं, अगर नेताजी यहां तक लेकर के आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आगे 50 और 60 साल कैसे लेकर के जाएं। इसीलिए ऐसी सड़क बनाई। और मुझे नेताजी अक्सर जब एक्सप्रेसवे की बात होती थी, जब भी मैं उनसे एक्सप्रेसवे की बात कहता था तो वो कहते थे कि तुमने कभी सैफई से पतारा वाली सड़क देखी है? तो मैं कहता था नेताजी आपकी वो पगडंडी वाली सड़क है, ये एक्सप्रेसवे है। तो जब भी मैंने उनसे एक्सप्रेसवे की बात की, उन्होंने हमेशा मुझे सैफई और पतारा की सड़क का याद दिलाया। और सच्चाई ये है कि नेताजी ने जो सैफई से पतारा सड़क बनाई थी, कितने साल पहले बनाई थी सोचो, आज भी उतनी ही मजबूत दिखाई दे रही है, अभी भी वो गड़बड़ नहीं हुई है। और नेताजी ने पीडब्ल्यूडी से नहीं बनवाई थी, कहा ये ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, ये मजबूत सड़क बनाएंगे, इसलिए ब्रिज कॉर्पोरेशन वाली सड़क बनाएंगे। पहली बार ब्रिज कॉर्पोरेशन ने कोई सड़क बनाई आपके क्षेत्र में तो आपकी सैफई से पतारा वाली सड़क बनाने का काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी बिना भेदभाव नहीं करती, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के काम होगा। हो सकता है चुनाव में हम लोग उलझ जाएं,
और चुनाव में दूसरों के लिए वोट मांगते रह जाएं और हमारे लिए कोई वोट ना मांगे। इसलिए बताओ, आप सब लोग मिलकर के हमारे लिए वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? क्योंकि हमें तो हर जगह जाना है वोट मांगने। पता लगा हम अपने लिए वोट नहीं मांग पा रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से बताओ कि आप लोग हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए जब आपने कहा है कि सबसे बड़ी जीत होगी, तो सबसे बड़ी जीत के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, जो आपसे दूरियां बना के रह रहे हैं, कम